बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश क्लास 11 लेसन 8 क्लीन वाटर। एसडीजी गोल 6 जो है वो मुकम्मल तौर पे क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन है। ये उसका एक पार्ट है, उसमें से लिया गया और सारे का सारा टेक्स्ट जो है वो एआई से या जीपीटी से लिखवाया गया है। क्वेश्चंस आंसर्स। वाइल रीडिंग के 4 क्वेश्चंस हैं, उनमें से फर्स्ट है हाउ डू ह्यूमन एक्टिविटीज इम्पैक्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन वाटर। इंसानी सरगर्मियाँ साफ पानी की दस्तयाबी पर कैसे असर डालती हैं? Human activities such as industrial pollution, agricultural runoff, and improper waste disposal contaminate water sources. इंसानी सरगर्मियाँ मसलन सनती आलूदगी यानी फैक्ट्रियों वगैरह की आलूदगी, एग्रीकल्चरल रन ऑफ और ज़री रन ऑफ जो बहने वाली चीज़ें, खादें और दवाइयाँ वगैरह वो, और गलत तरीके से वेस्ट को, कूड़े को फेंकना, ये सारी चीज़ें पानी के सोर्सेज को खराब करती हैं। Overuse of water for farming, industry and domestic needs reduces the amount available for future use. ज़्यादा इस्तेमाल फार्मिंग के लिए, खेती बाड़ी के लिए, सनतों में और घरेलू ज़रूरियात के लिए मुस्तकबिल के लिए पानी की दस्तयाबी को कम कर देता है। यानी पानी कम हो जाएगा मुस्तकबिल में अगर इस तरह से ओवर यूज रहा होता रहा। और these actions damage ecosystems and make clean water scarcer. ये काम जो है ये इकोसिस्टम को, माहौल को ही नुकसान पहुंचाते हैं और साफ पानी को कम कर देते हैं। क्वेश्चन 2, हाउ डज inadequate access to clean water affect agricultural productivity? साफ पानी तक नाकाफी रसाई ज़री पैदावार को कैसे कम करती है या कैसे उस पर असर डालती है? Without clean water, farmers cannot irrigate crops or provide safe water for livestock. साफ पानी के बगैर किसान खेतों को पानी नहीं दे सकते, ना ही लाइवस्टॉक मवेशियों को महफूज साफ पानी मिल सकता है। This leads to reduced yields, poor quality produce and food shortages. ये वजह बनती है कि पैदावार कम हो जाती है। यील्ड पैदावार को कहते हैं, प्रोड्यूस भी पैदावार, लेकिन ये डेयरी की या लाइव स्टॉक की पैदावार के लिए भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है और पैदावार की मेयार नाकस हो जाता है और खुराक की कमी हो जाती है अगर आप गंदे पानी से खेतों को और लाइव स्टॉक को पानी पिलाएं गंदा, उससे ये होगा। इट कैन ऑल्सो इंक्रीज प्राइसेस एंड कोज इकोनॉमिक हार्डशिप। इससे ये चीज़ें कम हो जाती हैं तो फिर कीमतें बढ़ती हैं और माली मुश्किलात भी की वजह बनती है। Question 3, why is it important for various groups, including governments and local communities, to collaborate on water challenges? ये मुख्तलिफ लोगों के लिए, मुख्तलिफ ग्रुप्स के लिए कैसे ज़रूरी है कि वो पानी की मुश्किलात के लिए आपस में मिलजुल कर काम करें, और उसमें उन्होंने शामिल किया है हुकूमतों और कम्युनिटीज़ को, आबादियों को, कि ये उनके लिए कैसे अहम है कि वो पानी के चैलेंजेस के लिए इकट्ठे हो जाए। वाटर चैलेंजेस आर कम्प्लेक्स एंड रिक्वायर कंबाइंड एफर्ट्स टू सॉल्व। पानी की जो चैलेंजेस हैं, मुश्किलात हैं, वो पेचीदा हैं, वो बिल्कुल सीधी सी चीज़ नहीं है क्योंकि एक आप आध काम कर लिया तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं। और मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत होती है ताकि इसे हल किया जाए। गवर्नमेंट्स कैन प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पॉलिसीज़। हुकूमतें जो हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकती हैं और पॉलिसीज़ बना सकती हैं, कानून बना सकती हैं और बुनियादी सहूलियात भी दे सकती हैं। वाइल कम्युनिटीज़ कैन प्रैक्टिस कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्ट लोकल सोर्सेज। जबकि कम्युनिटीज़ ने, जो इस्तेमाल करने वालों ने, कंजर्वेशन बचाओ करना है और लोकल सोर्सेज जो मकामी सोर्स है पानी वगैरह के, उनको प्रोटेक्ट करना है। अगर लोग ही गलत तरीके से इस्तेमाल करते जाएंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा मर्जी अच्छा हो, जैसी मर्जी अच्छी पॉलिसी हो, सब ज़ाया होगा। या फिर ये है कि लोग तो कंजर्वेशन करने वाले हैं लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बुरा है और पॉलिसीज़ बुरी हैं, तब भी नहीं होगा। तो दोनों चीज़ों को बेहतर होना चाहिए, इसलिए कंबाइंड एफर्ट की बात की गई है।
और वर्किंग टुगेदर इंश्योर सॉल्यूशंस आर मोर इफेक्टिव एंड सस्टेनेबल। इकट्ठे काम करने से ये यकीनी हो जाता है कि जो हल है वो मौसर है और सस्टेनेबल है, पायदार है। क्वेश्चन 4, why are education and awareness important for improving water access and quality? बुक में इज लिखा हुआ है, गलत है। एजुकेशन और अवेयरनेस एंड अवेयरनेस ये दो चीज़ें हैं, प्लूरल हैं, आर आना है। Why are education and awareness important for improving water access and quality? तालीम और आगाही क्यों अहम है पानी की एक्सेस, पानी की रसाई और म्यार को बेहतर करने के लिए? तो इन दोनों चीज़ों के ऊपर बात करनी है कि ये कैसे, क्यों अहम है। एजुकेशन और अवेयरनेस, एजुकेशन तालीम और अवेयरनेस आगाही, लोगों को पता हो कि ये क्या चीज़ है। एजुकेशन टीच पीपल द वैल्यू ऑफ क्लीन वाटर एंड हाउ टू प्रोटेक्ट इट। तालीम लोगों को सिखाती है कि साफ पानी की अहमियत क्या है और इसको बचाना कैसे है। अवेयरनेस encourages better sanitation, pollution prevention and conservation practices। और आगाही से लोगों में को हिम्मत अफजाई होती है कि वो सफाई सुथराई को बेहतर करें, आलूदगी से बचाव करें और तहफ़्फ़ुज़ के तरीक़ों पर अमल करें, चीज़ों को बचाएँ, रिसोर्सेज़ को। यहाँ पे पानी की बात है, पानी का लेसन है तो पानी ही कहेंगे, पानी को बचाने की तरीके अपनाएँ। इन्फॉर्म्ड, ऐसे लोग जिन्हें तालीम और आगाही दोनों हासिल हो उन्हें इन्फॉर्म्ड कहते हैं। इन्फॉर्म्ड कम्युनिटीज़, पढ़े लिखे लोग, तालीम याफ्ता लोग, आगाह लोग, आर मोर लाइकली टू टेक एक्शन, उन ज़्यादा इम्कान है कि वो इक़दाम उठाएँ, कोई काम कर गुज़रें। टू सेफगार्ड देयर वाटर सोर्सेज़, अपने पानी के सोर्सेज़ को बचाएँ, उनकी सेफगार्ड करें। ये कौन ज़्यादा करेगा? एक अनपढ़ आदमी जिसे कुछ पता नहीं है, या ऐसा तालीम याफ्ता आदमी जिसको इन चीज़ों की अवेयरनेस नहीं है, तो इन चीज़ों को पढ़ा नहीं हुआ, उसने कुछ और पढ़ा होगा। तो इन्फॉर्म्ड वो लोग होंगे जो रेलेवेंट नॉलेज रखते हैं, जिन्हें पता होगी ये चीज़ क्या है। तो इन्फॉर्म्ड लोग ज़्यादा के चांसेस हैं कि वो पानी को बचाएँगे, या फिर वो इस तरह के लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं या उनकी पढ़ाई इस तरीके की नहीं है। तो इसका आंसर तो यही बनता है कि इन्फॉर्म्ड कम्युनिटीज़ जो हैं, जिन पढ़े लिखे लोग, जिनको पता है कि एजुकेशन और अवेयरनेस के ज़रिए कि ये क्या है, वाटर सोर्सेज़ की प्रोटेक्शन, पानी की अहमियत क्या है, तो वो ज़्यादा बेहतर तौर पे करेंगे, बल्कि एक्शन भी वही लेंगे। एक्सरसाइज क्वेश्चन, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, और एक बात करता चलूँ कि वाइल रीडिंग के क्वेश्चन जो हैं वो ज़्यादा बेहतर तौर पर बनाए गए हैं, ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए। एक्सरसाइज में उन्होंने जो क्वेश्चंस पूछे हैं, 2-2 स्टेटमेंट्स हैं, आंसर्स जितने लंबे-लंबे क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे देख लें कि ये एक स्टेटमेंट और फिर ये 2 स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट्स का एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इनका शॉर्ट आंसर जो है वो बहुत मुख्तसर किस्म का जवाब, वो इतना पॉसिबल नहीं है। और फिर ओवरऑल आप देखेंगे तो इसमें से ऐसी चीज़ें पूछी गई हैं कि जो शायद एक्सप्लेनेशन में पूछी जाती हैं कि बताएं जी कि कौन से पैरे में क्या लिखा हुआ है। ये इस तरह के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। एनी हाउ, जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स उनके मुताबिक देखते हैं। फर्स्ट है, द ऑथर यूजेस कॉज इफेक्ट फ्रीक्वेंटली थ्रू आउट द टेक्स्ट। मुसन्नफ कोई भी नहीं है, एआई से लिखा हुआ लेसन है, पैरल एक्सरसाइज बनानी थी, उसके लिए ऑथर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया कि मुसन्नफ ने कॉज इफेक्ट क्या होता है कि एक रीज़न बतानी है और उसका नतीजा क्या निकलता है। कॉज रीज़न है और इफेक्ट उसका नतीजा है। कॉज इफेक्ट फ्रीक्वेंटली मुसलसल इस्तेमाल किया कि एक रीज़न बताइए, उसका असर क्या हुआ, ये हो करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो ये होगा, इसको कॉज एंड इफेक्ट कहते हैं। और इसमें तकरीबन सारे लेसन में इसी तरह से इस्तेमाल हुआ। तो उन्होंने आगे क्वेश्चन पूछ लिया कि ये तो है पूरे लेसन में, ये बता दिया। अब क्या करना क्या, चूज वन इंस्टेंस एंड एक्सप्लेन हाउ दिस पैटर्न हेल्प्स द रीडर अंडरस्टैंड द सीरियसनेस ऑफ वाटर रिलेटेड इश्यूज। उनमें से एक आपने मिसाल निकालनी है कॉज इफेक्ट की, और फिर बयान करना है कि ये पैटर्न जो है, ये तौर तरीका, ये कॉज इफेक्ट का ये पैटर्न जो है, ये
पढ़ने वाले को किस तरह से समझने में मदद देता है कि पानी का के जो मसाइल हैं वो कितने ज़्यादा सीरियस हैं, कितने ज़्यादा शदीद हैं। तो आंसर है जी इन पैराग्राफ 2, कि ये पैराग्राफ नंबर 2 में लिखा हुआ है। The author explains that contaminated water causes diseases such as cholera and typhoid, which can lead to death. सेकंड पैराग्राफ नंबर 2 जो लेसन का दूसरा पैरा है, उसमें लिखा गया है, बताया गया है कि जी आलूदा पानी जो है वो बीमारियां पैदा करता है, वाटर बोर्न डिजीजेस का लफ्ज़ क्या है वहाँ पे लिखा हुआ है, तो जिनमें से एक कॉलरा है और एक टाइफाइड है, और ये दोनों लीथल डिजीजेज हैं, ऐसी बीमारियां जिसके नतीजे में इंसान की मौत वाक़ हो सकती है। दिस कॉज इफेक्ट लिंक्स शो दैट द डायरेक्ट डेंजर ऑफ अनसेफ वाटर, ये कॉज एंड इफेक्ट कि कंटेमिनेटेड वाटर जो है ये कॉज है और इफेक्ट क्या है, कॉलरा और टाइफाइड है। तो ये लिंक जो है, ये ताल्लुक जो है, ये बताता है कि अनसेफ वाटर, गंदे या गैर महफूज पानी के का डायरेक्ट खतरा क्या हो सकता है, फौरी खतरा क्या हो सकता है। इट हेल्प्स द रीडर अंडरस्टैंड व्हाई क्लीन वाटर इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। ये उस पढ़ने वाले को, कारी को समझने में मदद देता है कि साफ पानी जो है वो जिंदगी के लिए, बका के लिए क्यों ज़रूरी है। Question 2. Identify a paragraph where the writer presents a problem-solution structure. Do you think the solution offered is realistic and achievable in the context of Pakistan? Justify your response. वही 2-3 sentences वाला कि लिंक्स ही पूछे में, पहले में कॉज इफेक्ट है, प्रॉब्लम सोल्यूशन, कि एक प्रॉब्लम बताइए उसका साथ में सोल्यूशन बताया, इस तरह से भी है, उसको आइडेंटिफाई करके बताना है आपने। पैराग्राफ बताना है कि किसमें प्रॉब्लम और सोल्यूशन बताए गए, और फिर उसके ऊपर ये पूछा गया कि अगर इसको रियलिस्टिक तरीके से देखा जाए तो ये क्या पाकिस्तान में हो सकता है, रियलिस्टिक है और अचीवेबल है, यानी इसको हासिल भी कर सकते हैं और ये हकीकी भी है, यानी पाकिस्तान में ये हो सकता है अगर ये कोई रिस्पॉन्स ऐसा भी है। तो एनी हाउ देखते हैं पैराग्राफ 8 प्रेजेंट्स द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कार्सिटी एंड कंटेमिनेशन। 8वें पैराग्राफ में पानी की किल्लत और आलूदगी की बात की गई है, फॉलोड बाय सॉल्यूशंस लाइक इंप्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रमोटिंग कंजर्वेशन, और उसके बाद उसके सॉल्यूशन बताए गए, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन। पहले प्रॉब्लम है वाटर स्कार्सिटी और कंटेमिनेशन, ये प्रॉब्लम बताई है, उसके फिर सॉल्यूशन बताएं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करें, सहूलियात बेहतर करें, बुनियादी ढांचा पानी की सप्लाई का वो बेहतर करें, एंड प्रमोटिंग कंजर्वेशन, और फ़रोग दें कि पानी को बचाया जाए, ज़ाया ना किया जाए। दीज सॉल्यूशंस आर रियलिस्टिक फॉर पाकिस्तान, ये सॉल्यूशंस पाकिस्तान के लिए हकीकी हैं, हो सकते हैं, लेकिन साथ में शर्त बता दी गई, इफ़ देयर इज़ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट सपोर्ट एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। यही हर जगह पे मसला है, यही पाकिस्तान का मसला है कि गवर्नमेंट अच्छी तरह से सपोर्ट करे और कम्युनिटी उसके अंदर पार्टिसिपेट करे, हुकूमत पॉलिसी बनाए, अवाम अमल करें, यही है। इफ़ देयर इज़ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट सपोर्ट, हुकूमत एक स्ट्रॉन्ग किस्म की इसकी सपोर्ट करे, तो कहे जी हम आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं और आपको कंजर्वेशन के तरीके बताते हैं, करें आप, तो अवाम जो है, कम्युनिटी जो है, उसको पार्टिसिपेट करना चाहिए, ये सोल्यूशन तभी रियलिस्टिक है। However, success depends on proper funding and long-term commitment. और मज़ीद ये कि ताहम कामयाबी का इन्हिसार मुनासिब पैसों पे भी है, पैसे ही ख़त्म हो जाएं तो कैसे काम करेंगे आप। 2 जगह पे आपने कर लिया लेकिन आपके पास 10 शहर हैं, 2 में कर लिया और 8 खाली छोड़ दिए, तो ये तो कोई सक्सेस नहीं है। आपके पास पैसे होने चाहिए, प्रॉपर फंडिंग होनी चाहिए और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होनी चाहिए, और एक लंबी मुद्दत के लिए आप उसके साथ कमिटमेंट करें। पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं चलती, हुकूमत हर चौथे 5वें साल में बदल जाती है या उससे भी पहले बदल जाती है, और उस हुकूमत ने जो काम, जो कमिटमेंट किए होते हैं वो सारे उधर के उधर ही धरे के धरे रह जाते हैं। फिर नए सिरे से जब वही लोग दोबारा हुकूमत में आते हैं तो उन्हें भी भूल गया था कि हमने ये काम करना है, तो ये एक काम एक दफ़ा में थोड़ा सा शुरू होता है, ख़त्म हो जाता है, तो ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला है। तो ये चीज़ें जो है रियलिस्टिक सिर्फ इफ़ के साथ है कि अगर ये हो और ये भी हो तो फिर है, वरना ये
यहाँ पे हमारे मुल्क में अचीवेबल नहीं है, रियलिस्टिक नहीं है। Question 3. How does the use of reasons and conclusions in the final paragraphs strengthen the writer's argument? Refer to specific line in your answer. हाँ जी, लेसन के आखिरी पैराग्राफ्स में, आखिर पे जाके 9वें 8वें पैराग्राफ्स में जाके रीजंस और कंक्लूजन्स दी गई, वजह दी गई हैं और उनके नताइज भी दिए गए हैं कि ये वजह है और उसका ये नतीजा निकलता है। ये कॉज एंड इफेक्ट को एक नए नाम के साथ इन्होंने पूछ लिया। जो पहले क्वेश्चन में पूछा कॉज एंड इफेक्ट, उसको रीजन एंड कंक्लूजन के नाम से दूसरा पूछ लिया। और इस तरह की काम जो है ये मोस्ट प्रोबेबल है कि ये एक्सरसाइज भी, ये क्वेश्चंस भी एआई ने बनाए हैं। In paragraph 10, the writer gives reasons such as public health, environmental sustainability, and economic growth to support the need for clean water. हाँ जी, रीजन पहले बतानी थी। 10वें पैराग्राफ में राइटर रीजंस देता है कि पानी की ज़रूरत क्यों है, साफ पानी की ज़रूरत क्यों है। तो वो रीजंस बताता है कि सेहत आमा मसला है, उसके लिए साफ पानी की ज़रूरत है। इन्वायरमेंट की सस्टेनेबिलिटी के लिए, माहौल ठीक रहे उसके लिए भी ज़रूरत है, और माशी तरक्की के लिए भी साफ पानी की ज़रूरत है। तो उसके बाद वो रीज़न के बाद कंक्लूजन्स दे रहा है, उसका कॉज दिया है तो पर इफेक्ट्स भी होंगे। The conclusion states that ensuring clean water is vital for global prosperity. कि साफ पानी जो है कि यकीन दहानी कराना पूरी दुनिया की प्रॉस्पेरिटी के लिए अच्छा है। अब देखें किसी इलाके में पानी गंदा है, वो मुल्क खुद उसको सपोर्ट नहीं कर पा रहा, तो इधर उधर से लोग करेंगे, वो अपने अखराजात कम करके इन ऐसे लोगों को सपोर्ट करेंगे। और ये अगर ये मसला एक मुल्क का नहीं है, 50 मुल्कों का है, इवन 100 मुल्कों का हो जाए, तो कितने लोग उनको सपोर्ट कर सकेंगे। तो ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी नहीं होगी, पूरी दुनिया में खुशहाली नहीं आएगी अगर इस तरह के प्रॉब्लम्स होते रहें तो। दिस लॉजिकल लिंक मेक्स द आर्गुमेंट मोर कन्विंसिंग। तो ये चीज़ जो है, ये लिंक जो है, ये लॉजिक जो बताई गई है कि ये रीजंस हैं और इसकी कंक्लूजन ये है कि दुनिया जो के अंदर ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी अगर लानी है तो पानी साफ जो है वो उसकी यकीन दहानी कराएं। बीमारियां कम होंगी, खर्चे कम होंगे, लोग बीमार कम होंगे, उनकी ज़िंदगी आसान होगी, तो खुशहाली आएगी। दिस लॉजिकल लिंक मेक्स द आर्गुमेंट मोर कन्विंसिंग। तो ये आर्गुमेंट, ये पूरी दलील जो है ये ज़्यादा कन्विंसिंग हो जाती है, ज़्यादा पायदार हो जाती है। Question 4. Can you find an example where the organizational pattern changes within the same paragraph? What effect does this shift have on the reader's understanding? एक ही पैराग्राफ के अंदर दो चीज़ों के ऊपर बात की गई हो, ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न को कहते हैं कि एक पैराग्राफ के अंदर एक ही बात की जाए। अगर किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो डिस्क्राइब करते जाए, अगर कोई प्रॉब्लम बता रहे हैं तो उसी प्रॉब्लम की बात करें या रिलेटेड प्रॉब्लम्स की बात करें। लेकिन के पहले डिस्क्राइब कर रहे हैं, साथ में प्रॉब्लम्स बताना शुरू कर दें, साथ में उनके सॉल्यूशंस बताना शुरू कर दें, तो वो पैटर्न चेंजेस होंगी, ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न चेंजेस होंगी। तो यहाँ पे आपने एक पूछा जी कि आप एक क्या एक एग्जांपल ढूंढ सकते हैं जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न जो है वो बदलता है एक ही पैराग्राफ के अंदर, पूरे लेसन के अंदर नहीं, पैराग्राफ के अंदर अंदर बात बदल जाती है। व्हाट इफेक्ट डज दिस शिफ्ट हैव ऑन द रीडर्स अंडरस्टैंडिंग? तो इस तब्दीली का पढ़ने वाले की अंडरस्टैंडिंग पे क्या असर होगा। In paragraph 4, the writer first describes the importance of clean water for ecosystems, then shifts to the problem of pollution. पैराग्राफ 4 में राइटर जो है वो पहले तो साफ पानी की इम्पोर्टेंस को डिस्क्राइब करता है माहौल के लिए, और फिर साथ ही पोल्यूशन के प्रॉब्लम बताना शुरू कर देता है। दोनों तरह से ही डिस्क्रिप्शन है, लेकिन पहले क्लीन वाटर के ऊपर बात हो और ये साथ में फिर पोल्यूशन के ऊपर आ गया। दिस चेंज फ्रॉम डिस्क्रिप्शन टू प्रॉब्लम highlights the contrast between the ideal state and the current threat. ये डिस्क्रिप्शन से प्रॉब्लम की तरफ जो चेंज आई है कि पहले एक नॉर्मल सी एक चीज़ क्लीन वाटर की इम्पोर्टेंस बताई जा रही है, उसमें साथ ही आगे जाके मसला बता दिया कि पहले एक नॉर्मल बात चल रही है, पॉजिटिव बात चल रही है, फिर एक नेगेटिव बात आ गई,
पोल्यूशन नेगेटिव चीज़ है। तो ये शिफ्टिंग है। तो दिस चेंज फ्रॉम डिस्क्रिप्शन टू प्रॉब्लम हाईलाइट्स, ये है रोशनी डालती है द कंट्रास्ट, फर्क में बिटवीन द आइडियल स्टेट एंड द करंट थ्रेट। कि आइडियल स्टेट क्या होती है? आइडियल स्टेट यानी कि मिसाली बात क्या होनी चाहिए, असल हकीकत में होना क्या चाहिए, और करंट थ्रेट और मौजूदा खतरा क्या है। होना क्या चाहिए और है क्या, ये दोनों बातें हैं यहाँ पे। कि आइडियल स्टेट होना क्या चाहिए, पानी साफ होना चाहिए, एंड करंट थ्रेट और मौजूदा खतरा क्या है, मौजूदा बात क्या है कि पानी गंदा है, साफ पानी नहीं मिल रहा। तो ये बात जो है पहले क्लीन वाटर की गई है, साथ में पोल्यूशन बता दी गई, पोल्यूशन किसको खराब कर रही है, क्लीन वाटर को। तो आइडियल स्टेट भी बता दी और करंट थ्रेट भी बता दिया। इट मेक्स द रीडर मोर अवेयर ऑफ व्हाट इज एट रिस्क। इससे कारी को, पढ़ने वाले को ज़्यादा आगाही हासिल होती है कि किस चीज़ को खतरा है, कौन सी चीज़ खतरे में है। क्वेश्चन 5, इमेजिन दिस टेक्स्ट were rewritten in a comparison contrast format comparing countries with water abundance and water scarcity. What new insights might that structure offer? अब एक इमेजिन करना है, तसव्वुर करें कि जी ये पैराग्राफ, ये लेसन जो है ये पूरा लिख दिया गया है कंपैरिजन करते हुए। और कंपैरिजन कैसे किया गया है कि उन मुल्कों की बात की गई है जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है, वाटर अबंडेंस में है, और वो उनको मुल्कों की बात की गई है जहाँ पे पानी की किल्लत है। पानी ठीक है एक मुल्क में, और उसका कंपैरिजन करें दूसरे के साथ जहाँ पे पानी कम है, तो इससे क्या नई चीज़ें हमारे जहन में आ सकती हैं। इट कुड शो हाउ वाटर रिच कंट्रीज यूज एंड प्रोटेक्ट देयर रिसोर्सेज कंपेयर टू वाटर स्कार्स नेशंस। ये हमें बता सकता है कि जिन मुल्कों में पानी ज़्यादा है, वाटर रिच कंट्रीज, वाटर अबंडेंस वाले, वो पानी को इस्तेमाल कैसे करते हैं और प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, और जिनके पास पानी की किल्लत है वो उसको इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, कैसे ज़ाया कर रहे हैं, और कैसे उसको कंजर्व नहीं कर पा रहे। क्योंकि यही एक उनका आपस में कंपैरिजन बनता है कि जिन पानी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि वो पानी को गलत तरीके से, बेहंगम तरीके से इस्तेमाल नहीं करते, और पानी को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करते हैं, पूरी प्लानिंग्स करते हैं, और सारा कुछ हो रहा होता है। और जहाँ पे पानी की स्कार्सिटी है, वो नेशंस पानी को ज़ाया करती हैं, महफूज पर रखने का पानी को कोई तरीका नहीं है। दिस माइट रिवील बेस्ट प्रैक्टिसेस दैट कुड बी अप्लाइड इन पाकिस्तान। इससे वो बेहतरीन तरीके सामने आ सकते हैं जो पाकिस्तान में अप्लाई किए जा सकते हैं, अमल किया जा सकता है। इट वुड ऑल्सो हाईलाइट द इम्पैक्ट ऑफ जियोग्राफी एंड क्लाइमेट ऑन वाटर अवेलेबिलिटी। इससे रोशनी डाली जा सकेगी जोग्राफिया और आबो हवा के भी, के असर की भी, कि इन जोग्राफिया की वजह से, और यानी मुल्क की लोकेशन की वजह से, वहाँ की ज़मीन की वजह से, पहाड़ों की वजह से इसका क्या असर होता है पानी के ऊपर, और क्लाइमेट का, माहौल का क्या असर होता है। इससे ये भी पता चल सकता है अगर आप इन दोनों कंट्रीज़ को आपस में कंपेयर करें तो। क्वेश्चन 6, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फैक्ट एंड ओपिनियन आर बिटवीन एविडेंस एंड जनरलाइजेशन when reading informational text like this one? How does it affect your understanding? जी हाँ, फैक्ट, हकीकत और राय के दरमियान फ़र्क करने की अहमियत, ये बहुत अहम चीज़ है कि हम अपनी नॉर्मल लाइफ में बात को इस तरह से करते हैं कि हमारी राय होती है लेकिन हम उसे हकीकत बना के पेश कर देते हैं, या बाज़ हकीकतें ऐसी होती हैं कि जिनको हम मानना ही नहीं चाह रहे होते, उनके ऊपर अपनी ओपिनियन दे देते हैं, अपनी राय दे देते हैं कि ये ऐसे नहीं, मेरे ख्याल में ऐसे है। तो ये चीज़ें जो हैं इसको फ़र्क करना क्यों ज़रूरी है। और दूसरा उन्होंने कहा है कि एविडेंस और जनरलाइजेशन, एविडेंस भी हकीकत को ही कहा जाता है, जनरलाइजेशन जो है वो ओपिनियन ही है। ये उसी बात की गई है, जो दोबारा इस तरह से कह लें कि एक चीज़ आपने जो देख रखी है, आपके पास उसकी एविडेंस है, गवाही है। कि फ़र्ज़ करें एक इंसिडेंट हुआ, एक वाक़या ऐसा हुआ कि किसी खातून से पानी का गिलास गिर गया, ये आपने एक एविडेंस देखी।
अब उसको ओवर जनरलाइज कर दिया, जनरलाइजेशन कर दी उसकी, कि उसका कि ये औरतें होती हैं ऐसी हैं। तो फैक्ट क्या था कि ग्लास पानी का गिरा एक औरत से, ओपिनियन क्या कर दी उसके ऊपर, ओपिनियन ये दे दी कि सारी औरतें ऐसी होती हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये इनको डिस्टिंग्विश करना अहम है, क्योंकि फैक्ट को फैक्ट से के तरीके से ही लिया जाता है और ओपिनियन को ओपिनियन के तरीके से लिया जाता है। तो ये जो लेसन है ये फैक्ट्स पे मुश्तमिल है, इसमें ओपिनियंस भी हैं लेकिन फैक्ट्स भी हैं। फैक्ट्स क्या है कि दुनिया को ख़तरा है कि क्लीन वाटर की अवेलेबिलिटी कम होती जा रही है। फैक्ट्स ये हैं कि क्लीन वाटर जो है वो पोल्यूट कैसे हो रहा है। ओपिनियंस कैसे के हैं कि ये कर लें तो ये शायद ठीक हो जाए, ये कर लें तो ये ठीक हो जाएगा, ये ओपिनियंस भी हैं। एनी हाउ पढ़ के देखते हैं आंसर क्या बनता है। फैक्ट्स एंड एविडेंस प्रोवाइड रिलायबल इंफॉर्मेशन। वही बात है, फैक्ट और एविडेंस जो है वो ऐसी इंफॉर्मेशन देते हैं जो जिसके ऊपर रिलाई किया जा सकता है। वाइल ओपिनियंस एंड जनरलाइजेशंस मे बी बायस्ड, जबकि राय जो है और जनरलाइजेशन जो है वो उसमें आप बायस्ड हो सकते हैं। बायस्ड का ये मतलब होता है कि आप किसी के खिलाफ हो जाएं, आप किसी के हक में चले जाएं, ये होता है बायस होना। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी वो औरतों के खिलाफ बात कर रही। ओपिनियन और जनरलाइजेशन हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि ये हों, मे बी हो सकती हैं। रिकग्नाइजिंग द डिफरेंस हेल्प्स द रीडर जज द एक्यूरेसी ऑफ द टेक्स्ट। इन डिफरेंसेस को अगर देखा जाए तो फिर पढ़ने वाले को मदद मिलती है कि वो पूरे टेक्स्ट की एक्यूरेसी, टेक्स्ट जो है लेसन जो है वो कितना ठीक है उसको वो जज कर सके। इट इंश्योर्स डिसीजंस आर बेस्ड ऑन ट्रूथ रादर देन अजम्पशन। इससे ये भी यकीनी होता है कि आपके फैसले जो हैं, अगर आप इस तरह की चीज़ों को सिर्फ इस टेक्स्ट के नहीं रियल लाइफ पे अप्लाई करना शुरू कर दें तो आपके डिसीजन जो हैं वो सच के ऊपर होंगे, ना कि कोई फर्जी बात के ऊपर। Question 7. What are some community-based initiatives mentioned for improving access to clean drinking water? कम्युनिटी लोगों की तरफ से कौन से इकदाम उठाए जा सकते हैं जिनका जिक्र किया गया है ताकि साफ पानी की तक रसाई बेहतर हो जाए। The text mentions rainwater harvesting, water conservation and watershed management. ये तीन चीज़ें टेक्स्ट में दी गई हैं कि आप बारिश के पानी को हार्वेस्ट कर लें, उसको महफूज कर दें ज़मीन के किसी तरह से वो ज़मीन के अंदर सीप कर जाए, चला जाए। वाटर कंजर्वेशन, पानी को वैसे महफूज किया जाए, इस्तेमाल एहतियात से किया जाए, ज़ाया ना किया जाए। जैसे नल खुला छोड़ देते हैं, टैंक जो है वो पंप आपने चला दिया और जो वाटर टैंक है वो ओवरफ्लो कर रहा है तो होता जा रहा है। इस तरह की चीज़ें से बचा जाए, कंजर्वेशन की जाए। एंड वाटरशेड मैनेजमेंट ये बताया था कि ये पहाड़ी इलाकों में वाटरशेड्स होते हैं कि जहाँ से पानी गिर रहा होता है तो वो तीन मुख्तलिफ रास्तों पे गिरना शुरू हो जाता है। तो एक ही जगह पे 2-3 नदी नाले बन जाते हैं जिनमें से ज़्यादातर पानी ज़ाया ही होता है। तो वाटरशेड को मैनेज किया जाए ताकि पानी ज़ाया ना हो। दिस इन्वॉल्व लोकल पीपल इन प्रोटेक्टिंग एंड इंक्रीजिंग वाटर सप्लाईज। इसमें ज़रूरत होती है लोगों की कि लोगों ने ये काम करना है। अब हुकूमत आके या लोगों के नल जो हैं वो टूटियाँ जो हैं वो नहीं बंद करेगी, वो उनकी मोटरें ऑफ नहीं करेगी, वो वाटरशेड शायद मैनेज कर दें। लेकिन अगर वाटरशेड भी लोकल एरियाज़ में हो तो वो लोगों को करना चाहिए, तो ताकि पानी की सप्लाई बेहतर हो जाए। Such initiatives can be effective when supported by training and resources. इन इनिशिएटिव्स को बेहतर क्योंकि कैसे कर सकते हैं, ये ज़रूर हो सकता है कि लोगों की ट्रेनिंग करवाई जाए, उन्हें पैसे वगैरह दिए जाए, रिसोर्सेज बिल्ड किए जाए, तो ये बेहतर हो सकता है, अवेयरनेस फैलाई। 8वां क्वेश्चन है, हाउ कैन इन्वेस्टिंग इन क्लीन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी एंड वेलबींग। किस तरह से साफ पानी के इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी करने से दुनिया में खुशहाली आएगी और दुनिया की फलाह होगी, दुनिया में बेहतरी आएगी। कि अगर आप पैसे लगा रहे हैं साफ पानी के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर,
तो अब इसके ऊपर काफ़ी लंबी बात हो सकती है सेंटेंस पे वैसे, क्योंकि हमने लिमिटेड रहना होता है, तो 2 या 3 सेंटेंसेस ही लिखे हैं। बात इसके ऊपर काफ़ी लंबी हो सकती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसे लगाने से किस तरह से दुनिया में खुशहाली आएगी। इट इम्प्रूव्स पब्लिक हेल्थ बाय रिड्यूसिंग वाटरबोर्न डिजीजेस। जी हाँ, पानी, साफ पानी के इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करें, पानी से फैलने वाली बीमारियां कम हो जाएंगी, पब्लिक हेल्थ बेहतर होगी, लोगों की सेहत बेहतर होगी, सेहत पर उठने वाले खर्चे कम हो जाएंगे, दवाइयों के खर्चे कम हो जाएंगे। इट ऑल्सो सपोर्ट्स एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इससे ज़राअत को भी फ़ायदा होता है साफ पानी से, इंडस्ट्री, कारखानों को, सनतों को भी फ़ायदा होता है और माशी तरक्की होती है। इन द लॉन्ग टर्म इट हेल्प्स क्रिएट स्टेबल प्रोडक्टिव सोसाइटीज़। और अगर ये सारे के सारा मुसलसल फैलता रहे तो पूरी पूरी सोसाइटी जो है वो स्टेबल रहती है और प्रोडक्टिव होती है। एक सोसाइटी पूरी की पूरी, एक पूरा शहर, एक पूरा मुल्क, उसको साफ पानी अवेलेबल है, लोगों में बीमारियां कम होंगी, लोगों का एग्रीकल्चर बेहतर होगा, तो दोनों तरीके से पैसे आएंगे, तो वो सोसाइटीज़ बेहतर हो जाएगी। और इस तरह की अगर सोसाइटीज़ सारी दुनिया में बन जाए तो पूरी ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी आएगी और वेलबींग भी होगी। वेलबींग तो यही है कि लोग बीमार ना हों, वो खुश हों, बेहतर तौर पर ज़िंदगी गुजारें, ये वेलबींग है।